प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार पिछले कई दिनों से कक्षा 9th की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कहीं कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स भेजें। देखिए, आज मैं आपको चैप्टर 2 प्रारंभ करके क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं चैप्टर 2। आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाठ का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या। आधुनिक समय में आपको पता होगा, हम रोज अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखते हैं और उनका हम प्रयोग भी करते हैं। जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, टीवी है, अखबार है, मसाले हैं, जूस है। हम रोज खाने पीने के पदार्थों का अपने पोषण के लिए सेवन करते हैं कि हमारे शरीर को इससे पोषक तत्व प्राप्त हो जाए। सामान्य रूप से देखने से हम क्या पाते हैं कि खाने पीने के जो डिब्बाबंद पदार्थ हैं उनके ऊपर शुद्ध शब्द लिखा रहता है। केवल क्या करने के लिए? हमें अट्रैक्टिव करने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होगा भाई? शुद्ध का अर्थ होगा कि भाई ये प्योर होगा, इसमें जो भी चीज़ है उसमें कोई मिलावट नहीं। खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो खाद्य पदार्थ विभिन्न पदार्थों के मिश्रण ही होते हैं, इन्हें शुद्ध नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ लिखवाना चाहूँगा कि भाई शुद्ध का अर्थ क्या होता है। शुद्ध का अर्थ देखो, शुद्ध के अर्थ से तात्पर्य है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो। पदार्थ में कोई मिलावट नहीं। पदार्थ में कोई भी मिलावट नहीं, ये शुद्ध हो गया। लेकिन वैज्ञानिक अलग तरीके से मानते हैं। परंतु वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं, वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं क्या होती हैं? सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण ही होती हैं। क्योंकि बिना कई सारे तत्वों के कोई पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होती है। जैसे आपने देखा होगा दूध, जल, वसा, प्रोटीन। जैसे उदाहरण ले लो, जैसे दूध है, जल है, वसा है, मक्खन है, प्रोटीन है। ये सारी चीजें विभिन्न प्रकार के तत्व और यौगिकों से मिलकर के बनी होती है। तो इसके हिसाब से आप जान गए होंगे
कि ये सभी क्या है, कई कई प्रकार के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कई प्रकार की चीज़ों का क्या है, मिश्रण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध का अर्थ क्या होगा? तो नया पॉइंट डाल लो आप कि वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध का अर्थ, वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम शुद्ध का अर्थ देखना चाहें तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसे शुद्ध कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के एक जो शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के रासायनिक पदार्थों से या रासायनिक कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होगी, दूध, जल, वसा, प्रोटीन मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि उस पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, जैसे जल, चीनी, बेकिंग सोडा, नमक आदि। शुद्ध पदार्थों को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। जब हम वातावरण में अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारे उपस्थित पदार्थ सामान्य रूप से दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों अवयवों से मिलकर के बने होते हैं। दूध, खनिज, वायु, मिट्टी और समुद्र का जल आदि ये देख रहे हैं तो कई चीजों से। रासायनिक दृष्टि से हम इस अध्याय में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों अथवा उनके मिश्रण का अध्ययन करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तब आप मिश्रण के बारे में देख लो। एक तो ये मिश्रण क्या होता है, बार बार एक शब्द आ रहा है आपके सामने, मिश्रण। तो मिश्रण के बारे में इसे मिटा लेता हूं। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बता चुका हूं। जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है वो एक ही प्रकार के तत्व, यानी जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाए, तत्व कहलाएगा। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हों, इसे हम यौगिक कहते हैं। और मिश्रण में एक असंतुलित अनुपात में आपस में मिलते हैं, यानी अनिश्चित अनुपात में जब तत्व के कण पदार्थों के जो परमाणु आपस में मिलकर के बनाते हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं। तत्व के बारे में और इसके पश्चात रेडियोक्रियता के आधार पर हम शुद्ध पदार्थों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए एक बार, तो पदार्थ के बारे में पूरे आपको बनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मिश्रण के बारे में लिखना है एक बार कि मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है, अर्थात मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले हुए होते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है। शुद्ध तत्वों या यौगिकों से
मिलकर बना हुआ होता है। या दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात अब मैं आपको पदार्थ का क्लासिफिकेशन करके बताता हूँ। जैसे वह पदार्थ है ना, जो उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण। आगे चल करके हमने शुद्ध पदार्थ को भी तत्व और यौगिक में तोड़ दिया और अशुद्ध पदार्थ को हमने समांगी मिश्रण में और असमांगी मिश्रण में तोड़ दिया, जबकि तत्व को फिर हमने धातु, अधातु और उपधातु में तोड़ा है। तो सबसे पहले हम पदार्थ का एक बार क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और उसके पश्चात हम तत्व, धातु, अधातु, यौगिक, उपधातु आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, इसके लिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमने लिख लिया पदार्थ। यहाँ तो हमारा जैसे पदार्थ है और इस पदार्थ को दो भागों में बांट दिया, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ है, इसको मिश्रण भी कहते हैं। अब आगे चलकर देखो, शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया हमने? पहले तो इसे दो भागों में बांट रहे हैं, फिर इसे तीन भागों में बांट रहे हैं। शुद्ध पदार्थ यहाँ लिखे तत्व और यहाँ लिखे हमने यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को यदि देखा जाए तो इसे दो भागों में बांटा गया है हमने, समांगी और असमांगी। समांगी मिश्रण या समांगी शुद्ध पदार्थ और विषमांगी अशुद्ध पदार्थ या विषमांगी मिश्रण। अब तत्व को तीन भागों में बांटा है। तत्व को तीन भागों में बांट दिया, कौन सा? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु में बांट। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक हो गए और तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में बांट दिया, जबकि अशुद्ध पदार्थ समांगी और विषमांगी के नाम से जाना जाता है। अब प्योर मैटर के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब प्योर मैटर के बारे में जानने के पश्चात मैं आपको आगे ले सकता हूँ। देखिए, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने सभी पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। ये बात हम अब तक क्लियर कर चुके हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसको हम तत्व कह देते हैं। जिसमें एक ही, जैसे हाइड्रोजन है, उसमें हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते। जैसे नाइट्रोजन है तो उसमें नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन के परमाणु पाए जाते। जैसे ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाए। यानी शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना होता है। उदाहरण के लिए जल, पानी एक ही प्रकार के कण जल के अणुओं से मिलकर के बना होता है, अतः ये शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे तत्व और यौगिक पर ने बांट रखा है। अब सबसे पहली बात अपनी आ गई है किस पर? तत्व। अब तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी के आधार पर तत्व वह शुद्ध पदार्थ है कि जिसमें न तो बनाया जा सकता है उसको और न ही साधारणतः रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। अतः तत्व जो होता है वो प्रकृति में एक मूल पदार्थ है और इन्हीं से संपूर्ण विश्व की संरचनाएं हुई है।
आधुनिक विचारों के अनुसार तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तत्व के सभी परमाणुओं के संगठन में गुणधर्म एक समान होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो तत्व व पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में इससे पहले वाले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे लोहा, चांदी, ये तो ठोस अवस्था में हो गए। ब्रोमीन, तांबा, सोडियम, पारा है, ये द्रव अवस्था में हो गए। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस अवस्था में। ये सभी तत्व हैं और तत्वों को भी हम तीन भागों में बांट रहे हैं, जैसे धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप तत्व की परिभाषा लिख रहे हैं, फिर उसके पश्चात हम धातु पे आ जाएंगे। देखिए, पिछले पार्ट में मैं तत्व के बारे में तो आपको समझा चुका हूं। तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु या अणु पाए जाते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु या अणु पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया सकता है, ये भी तत्व कहलाता है। यानी तत्व के सभी परमाणुओं के संगठन और गुणधर्म भी समान होते हैं। दूसरी बात देखो, तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म और संगठन समान होता है। नंबर तीसरी बात देखो कि इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कि तत्व को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व को दो या दो से अधिक भागों में क्या नहीं किया जा सकता है? विभाजित नहीं किया जा सकता है। और तत्व पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तत्व पदार्थ की तीन अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है। तत्व पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस में प्राप्त हो सकता है। जैसे नंबर एक आप ठोस के रूप में लिखें तो ठोस के रूप में तो आपको लोहा, चांदी आदि आ जाएगा। द्रव के रूप में ब्रोमीन, तांबा, सोडियम, मरकरी कुछ भी लिख लो, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को लिख लो। जैसे ठोस के रूप में तो आप लिख लीजिए शुद्ध लोहा, शुद्ध चांदी। द्रव के रूप में आप लिख लीजिए ब्रोमीन, मरकरी। और गैस के रूप में आप लिख लीजिए हाइड्रोजन,
अब बात यहाँ ये आ रही है कि तत्व को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो अब आप सबसे पहले धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। यह आपने लिख लिया, देखिए स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे लिख लें। मिटा रहा हूँ। तत्व को धातु, अधातु एवं उपधातु के रूप में बांटा गया है। सबसे पहले धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु के बारे में हम छोटी क्लासों से पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं कि धातुएं क्या क्या गुण रखती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं विद्युत की और ताप की सुचालक होती हैं, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, धातुएं पतली चादर के रूप में, तार के रूप में बदली जा सकती हैं। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। देखिए, जल की बात कर रहे थे हम, और जल को हमने एक तत्व के रूप में नहीं लिया जा सकता। मैंने आपको पहले बताया था। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत प्रभाव की सहायता से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग विभाजित किया जा सकता है, जबकि बात ये आ रही थी हमारे सामने एक तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु यदि हम जल का अपघटन कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसलिए जल को तत्व नहीं कह करके यौगिक कहेंगे। हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 94 तो प्रकृति में पाए जाते हैं। शेष जो 24 तत्व हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए। 94 तत्व तो प्रकृति में इधर उधर मिले हैं, हमें खनन कार्य के द्वारा मिले हैं, परंतु 24 तत्व जो हैं वो मानव ने बनाए हैं, प्रकृति से। हमारे आसपास के बहुत सारे पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे जल को अगर देखा जाए तो उसकी मूल संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में जुड़े हुए। इसी प्रकार चीनी अगर देखी जाए तो 3 प्रकार के तत्वों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर के बनी हुई थी। हम धातु की बात कर रहे हैं कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाएं, धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो पहला आ गया धातुओं के गुण में हमारा कि धातुएं सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। पहला गुण अपन लिख लेंगे धातु का कि धातुएं
दूसरा डिग्री, धातुएं सामान्यतः ठोस होती है केवल एक मरकरी को छोड़ करके। मरकरी को छोड़ करके सामान्यतः धातुएं ठोस होती हैं। कठोर तो होती है लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के कठोर नहीं होती, मुलायम होते हैं, थोड़े काटे जा सकते हैं। तो धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। तीसरे में लिखते हैं हम कि तीसरी बात हो गई हमारे सामने कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। पीट दीजिए धातु को, चमक आ जाएगी। एक ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट में है चमक होती है, थोड़ी सी परतदार संरचना होती है ना, षटकोणीय भले परतदार संरचना होती है, इसलिए हाथ के अगर लगा दिए हमने ग्रेफाइट को तो चिकना चिकना और हमें चमकदार दिखाएगा। तो धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुएं ध्वनिक और तन्यता का गुण रखती हैं। धातुएं कौन कौन से गुण रखती हैं? तन्यता का गुण भी रखती हैं और ध्वनिक भी होती हैं। धातुएं कठोर होती है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके धातुएं, तो देखिए लिख लीजिए, धातुएं आघात वर्धनीय धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात चोट करने पर पतली चद्दर बनाई जा सकती है। आपने लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि की पतली चद्दर देखी थी, परत देखी होगी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा सिल्वर धातु की इतनी पतली परत बनाई जाती है, इसको वरक कह देते हैं। मिठाई आदि के ऊपर चिपकाई जाती है। एल्युमिनियम की इतनी पतली पन्नी बनाई जाती है, खाद्य पदार्थों को लपेटने की काम में आती है ना। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आघात वर्धनीय होती है, अर्थात चोट करने पर पतली चद्दर के रूप में बदली जा सकती है। धातुएं, पांचवा पद लिख लो कि धातुएं तन्यता का गुण रखती हैं। यानी धातु में तनन क्षमता पाई जाती है, अर्थात धातु से पतला तार बनाया जा सकता है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि सबसे अत्यधिक तनन धातु कौन सी है? सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यहाँ लिखूं मैं, सबसे अधिक और मानी सोना। सबसे अधिक तनन धातु सोना होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम।
एक बार ये चीजों को और देख लें, क्योंकि इसमें आगे और दिखानी पड़ेगी मुझे कि धातु रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और धनायन बनाती है। धातु सामान्यतः ठोस होती है मरकरी को छोड़ करके। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुएं आकार बदली होती है अर्थात छोड़ करने पर पतली छात्र के रूप में बदली जा सकती है। धातुएं तन्यता क्रम रखती हैं अर्थात धातुओं से पतले तार बनाए जा सकते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इससे आगे ले लीजिए। देखिए धातुएं ठोस होती है केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। लोहे की कील को काटने की कोशिश करो चाकू से, नहीं कटेगा क्योंकि धातुएं ठोस होती है केवल Na व K को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ये मुलायम होते हैं, इनको चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। नंबर 7 पर लिख दीजिए धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक, ध्वनि का मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है। इसीलिए तो हमें स्कूल की घंटी बहुत दूर से सुनाई पड़ जाती है। स्कूल में बजने वाली बहल होती है वो हमें दूर तक क्यों सुनाई दे जाती है, क्योंकि वो धातु की बनी हुई होती है। और धातुओं में ये विशेष गुण पाया जाता है कि वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनिक होती हैं। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। एक विद्युत परिपथ बना लो, जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी लगा दी हमने, इससे हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, इसे आगे चल करके यहाँ एक कुंजी के से जोड़ दिया। यहाँ पर हमने एक ए और बी धातु का तार ले लिया, ये धनावेश है, ये धनावेश, विद्युत धारा धन से ऋण की ओर बहेगी। यहाँ हमने तांबे का तार लगा देते हैं, जैसे सीयू का तार कॉपर का, जैसे ही कॉपर के तार को बंद किया हम क्या देखते हैं, बल्ब प्रज्वलित हो जाता है अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। ऐसे ही लोहे का तार लगाओ, चांदी का लगाओ, सोने का लगाओ, इस तरह से तार लगाया। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लकड़ी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया अभी हमने, और अब हमने कुंजी को चालू किया, हम क्या देखेंगे, बल्ब नहीं जल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी तरल धातु है और धातु में विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ लिख देंगे हम कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। 9वें नंबर पे लीजिए धातुएं ताप की सुचालक होती है। कैसे, एक मोमबत्ती लीजिए, इस जलती हुई मोमबत्ती के पास में एक लोहे का बना हुआ तार इस तरह से लगाइए, यहाँ अपने हाथ से पकड़ लीजिए। हम क्या देखेंगे थोड़ी देर में ही आपके हाथ में यहाँ पर गर्मी पहुंच जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि धातु का बना हुआ था, इसलिए तार में से होकर के ताप के कण में क्या करते चले गए, गति करते चले गए। इसीलिए धातुएं ताप की भी सुचालक होती हैं। धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, यानी धातुओं का पिघलना और उबलना, ये उच्च होते हैं। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। 10 पॉइंट हो गए।
धातु के जो गलनांक है एवं जो क्वथनांक है वो बहुत ही कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ये बातें हम धातुओं के बारे में जानते हैं। अब धातु के बाद में आप आ जाइए अधातु पर, यानी ये सारे गुण जिसमें नहीं पाए जाएं वो अधातु कहलाती हैं। तो सबसे पहले नॉन मेटल्स के बारे में लिख लेंगे हम। ये आपने अगर लिख दिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। आपके इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे लिख लिया आपने, तो मैं इसे मिटा दूं। इसे मिटा देता हूं मैं आपको, और अधातु के बारे में एक दो पॉइंट ऐसे बोल करके बता दूंगा। देखिए धातु में मैंने आपको पहला गुण बताया था कि धातुएं कठोर होती है और ठोस होती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में नहीं पाया जाता है। धातुएं अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और धन आयन बनाती है, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। अधातुएं अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली होती है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि धातुओं से पतले तार के रूप में जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि से एल्युमिनियम आदि में क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। धातुएं सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को छोड़ करके क्या होती है, ठोस ही होती है, चाकू से नहीं काट सकते इन्हें। जबकि अधातुएं बुलबुली और भंगुर प्रकृति की पाई जाती हैं। धातुएं ध्वनि होती है, चोट करने पर ये आवाज करती है, इसीलिए हमें स्कूल की घंटी सुनाई पड़ती है। लेकिन अधातु को यदि हम बजाएं तो उनसे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, मैंने आपको परिपथ बना करके दिखाया। परिपथ में यदि हमने धातुओं को लगाया तो विद्युत बल्ब प्रकाशित हो जाता है, लेकिन यदि हमने इसके स्थान पर कोयले का टुकड़ा लगा दिया, ए और बी तार के स्थान पर हमने कोयले का टुकड़ा लगा दिया, तो बल्ब नहीं चलता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं ताप की सुचालक होती है। मैंने आपको तार गर्म करके बताया कि किस तरह से मोमबत्ती से तार को गर्म करने पर ताप के कण हमारे हाथ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि हम एक लकड़ी को गरम गरम आग के अंदर रख दें, एक सिरे को दूसरे सिरे को हमारे हाथ में पकड़े रहे, तो वहां तक गर्म नहीं होता है। धातुओं में जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी उच्च होते हैं। ये बात मैं धातुओं के बारे में आपको बता चुका हूँ। अधातुओं की बात मैं आपको इसके बाद वाले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कल अधातु और उपधातुओं के बारे में बताया जाएगा। एक बार और सभी विद्यार्थियों को मैं ध्यान दिला दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट्स भेजें, मैं उसके उत्तर आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।